चट्टानों की प्रकृति व संरचना के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर बी अवसादी चट्टान और नंबर सी आप कहेंगे कायांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान? आपका आंसर हो जाएगा भाई कायांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान है? तो आप कह देंगे कायांतरित चट्टान है। इस चट्टान का निर्माण आग्नेय का आप कहेंगे मैग्मा के पिंडन होने से आप कहेंगे इस चट्टान का निर्माण आपके मैग्मा है, उस मैग्मा का पिंडन हुआ, उससे हुआ है। इसका आपके अवसादी का बहिर्जनित प्रक्रियाओं के कारण निर्माण हुआ है। कायांतरित चट्टान आप कहेंगे ताप और दाब के कारण। किसके? ताप व दाब के कारण निर्माण। ताप और दाब के कारण निर्माण हुआ है। तो आपके चट्टानों की प्रकृति और संरचना के आधार पर चट्टानों को हमने तीन भागों में वर्गीकृत किया। एक आपका आग्नेय चट्टान, दूसरा आपका कौन सा है? अवसादी चट्टान, तीसरा आपका कायांतरित। जो पृथ्वी के आंतरिक धरातल से जो निकलता है मैग्मा, उस मैग्मा का जब यदि पिंडन हो जाता है, मैग्मा जब जमा हो जाता है, तो उसके द्वारा आपके आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और बहिर्जनित प्रक्रियाओं के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जो आग्नेय चट्टानें थी उनका आपका अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, आनाच्छादन की जो प्रक्रिया होगी उससे निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानें आपके आग्नेय चट्टानों और आपके अवसादी चट्टानों के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उनकी प्रकृति और संरचना में जो परिवर्तन आ जाता है, तो उसे आपके आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है। किसका हो जाता है? आप कहेंगे आग्नेय चट्टानों का निर्माण, यानी कायांतरित चट्टानों का निर्माण हो जाता है। याद रखना। क्वेश्चन क्या है कि आपके पीठ मर्दा पर विवेचना कीजिए। कितने में? 2 अंक के अंतर्गत है और आपके पास में शब्द कितने हैं? आप कहेंगे 15 शब्द है। तो आपके पीठ मर्दा कौन सी मर्दा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीठ मर्दा के ऊपर आपको कमेंट करना है। तो पीठ मर्दा आपके तराई वाले बेल्ट के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? आप कहेंगे तराई वाला जो बेल्ट है। तो लिखेंगे पीठ मर्दा के बारे में। पीठ मर्दा का निर्माण दलदली क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत ह्यूमस की अधिकता होती है, लेकिन इन जैविक पदार्थ का पूर्ण अपघटन
नहीं हुआ होता है। जैविक पदार्थों की अधिकता से इसका रंग गहरा काला होता है। इसमें मीथेन गैस की भारत में इसका वितरण तराई बेल्ट, जो आपके पश्चिम बंगाल, बिहार और आपके उत्तर प्रदेश में तराई बेल्ट, केरल व तमिलनाडु में है। यह अम्लीय प्रकृति की ये आपके कैसी, आप कहेंगे यह आपके अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। कैसी अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है? तो ये आपके पीट मृदा के बारे में क्या है, सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया है कि भाई पीट मृदा किसे कहा जाता है। भारत के पर्वतीय वनों की भौगोलिक, भारत के आप कहेंगे पर्वतीय वनों की भौगोलिक विशेषताओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। किसका? आपके भौगोलिक विशेषताओं को आपके वर्णन करना 5 अंक के अंतर्गत है, 50 शब्दों के अंतर्गत, 5 अंक में, और आपका 50 शब्दों के अंतर्गत इन वनों का वर्गीकरण करना है। तो आप क्या कहेंगे? पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों के स्वरूप पर ऊंचाई के आधार पर परिवर्तन, ऊंचाई के आधार पर आप कह देंगे भाई परिवर्तन आता है। हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जैसे आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत से उगते हैं। 1500 मीटर से 3500, आप कहेंगे 1500 मीटर से आपके 3500 मीटर तक 1500 मीटर से 3500 मीटर के बीच 1500 मीटर से 3500 मीटर के बीच उच्च ढलान पर समशीतोष्ण कोणधारी वन, आप कहेंगे समशीतोष्ण आपके कोणधारी वन
समशीतोष्ण आपके कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कौन से, आप कहेंगे चीड़ हो गया, देवदार, मेपल, लोरेल, स्प्रूस, ये वन हो गए आपके कौन से समशीतोष्ण आपके कोणधारी वन के अंतर्गत। और 3500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर आपके अल्पाइन वनस्पति कौन सी, आप कहेंगे ऊंचाई पर रोट्रोड्रॉन व जूनिफर जैसे अल्पाइन, जैसे वृक्ष उगते हैं। 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा, अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा प्रकार की वनस्पति आप कह देंगे टुंड्रा प्रकार की आपके वनस्पति उगती है। क्या है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति उगती है। तो ये आपका किसका वर्गीकरण हुआ है, तो आप कह देंगे ये आपके जो वन आपके पर्वतीय वन हैं, इन पर्वतीय वनों का आपके वर्गीकरण हुआ। किसका, पर्वतीय वनों का। या ऐसे लिख सकते हैं कि इन वनों की लकड़ी अत्यधिक कोमल होती है इसलिए इसका उपयोग माचिस उद्योग व कागज उद्योग में किसमें, आप कह देंगे माचिस और कागज उद्योग के अंतर्गत इसका आपके उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई आपके पर्वतीय वनों का उपयोग किया जाता है। अब आपके क्या आ गया कि पश्चिमी घाट के बारे में लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में, सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके नीलगिरी की पहाड़ी है भाई। अब इसका आंसर लिखते हैं पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट एक पर्वत ना होकर कगार है जो कि गुजरात से कन्याकुमारी तक एक क्रमबद्ध रूप में आपके क्या है, कगार है, जो कि गुजरात से कन्याकुमारी तक एक क्रमबद्ध रूप में विस्तृत है। इसमें
इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। क्रमबद्ध होने के कारण इसको पार करने के लिए इसमें 4 दर्रे हैं, यथा थालघाट, भोरघाट, पालघाट, शेनकोटा दर्रे इत्यादि। आपके क्या 4 दर्रे हैं? एक आपका थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शेनकोटा दर्रे इत्यादि है। इसको याद रखना है। इसके अलावा आपके क्या है, इसको याद रखना है, ये आपके थाल, भोर दर्रे इत्यादि हैं। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती है। पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट में मिल जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ियों में जो कि आपके पश्चिमी घाट, जो कि आपके क्या है, आप कहेंगे पश्चिमी घाट, जो कि आपका क्या है, आप कह देंगे पश्चिमी घाट का आप कहेंगे पश्चिमी घाट का आपके क्या है, विस्तार है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ है, इसको याद रखिएगा। सारी चीजें क्या है आपके इसमें पश्चिमी घाट के अंतर्गत है, तो याद रखिएगा भाई पश्चिमी घाट के बारे में। इतने लिख के ही आना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इधर आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यह है गुजरात से कन्याकुमारी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह है महानदी उड़ीसा से वेगई नदी तमिलनाडु तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट
एक क्रमबद्ध कगारनुमा श्रेणी है। पूर्वी घाट क्रमबद्ध रूप में नहीं है क्योंकि नदियों के द्वारा काट दी गई, जैसे गोदावरी महानदी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका पश्चिमी घाट में थालघाट, पालघाट, भोरघाट व शेनकोटा दरा अवस्थित है। फिर आपके पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर ऊंचाई में वृद्धि होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आप कहेंगे एनाईमुडी है। यह पूर्वी घाट में नीलगिरी में मिल जाता है और नदियों के द्वारा काट दी गई। अब पूर्वी घाट आपके इसमें पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्लामल्ला, जावादी, सेवराई, पंचमलाई, शिरुमलाई एवं पालनी पहाड़ियाँ हैं। यह नीलगिरी में पश्चिमी घाट से मिल जाती है। पश्चिमी घाट से आप कहेंगे मिल जाती है। कहाँ पे? आपके नीलगिरी के अंतर्गत, ये आपके उसके अंतर्गत जाके मिल जाती है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इन दोनों का आपके क्या है, अंतर है। तो उसके बारे में हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन क्या है कि भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा किन्हीं दो प्रभेदी प्रदेशों की संरचना तथा उच्चावच का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए, किन्हीं दो प्रभेदी प्रदेशों की आपकी संरचना और उच्चावच का क्या करना है, आप कहेंगे विस्तृत वर्णन करना है। तो इसको आपके क्या है, डिवाइड इंडिया इनटू फिजियोग्राफी, आपका फिजियोग्राफी का रीजन एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड आपके क्या है, रिलीफ ऑफ द, इसके अंतर्गत आपके क्या है, रिलीफ ऑफ एनी टू आपके डिजिग्नी बेसल आपके रीजन है, उनके बारे में आपको बात करनी है। तो आप क्या करेंगे,
इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप काफी विविधता लिए हुए हैं। भारत का भौतिक स्वरूप काफी विविधता लिए हुए हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान सभी में उच्चावचीय विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आप कहेंगे उच्चावचीय, इसके अंतर्गत विविधता पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भौतिक एवं भूगर्भिक विशेषताओं में एक दूसरे से पूरी तरह भौगोलिक, आप कहेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक व भू आकृतिक विशेषताओं में या आपके भूगर्भिक भूगर्भिक विशेषताओं में एक दूसरे से पूरी तरह पृथक होने के कारण भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में, भारत को 4 भौतिक विभागों में, भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अब वो कौन कौन से हैं? आप कहेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? आप कहेंगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का आपका विशाल मैदान। तीसरा आपका प्रायद्वीपीय पठार। चौथा इसके अंतर्गत आप कहेंगे तटीय मैदान। उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश, मोटे तौर पे आपके इसके अंतर्गत बांटा जा सकता है। भौतिक स्वरूप में काफी विविधता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान सभी में उच्चावचीय विविधता पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भौतिक व भूगर्भिक विशेषताओं में एक दूसरे से पूरी तरह पृथक होने के कारण भारत को 4 भू आकृति प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अब किन्हीं दो को आपके क्या है, इसकी संरचना का, इसका आपके स्ट्रक्चर का क्या करना है, विशेषताओं को लिखना है। क्या लिखेंगे? दो प्रभेदी भौतिक विभाजन वर्णन
इस प्रकार है। सबसे पहला आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश लिखेंगे। यह भारत के उत्तर में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ पर्वतीय प्रदेश है, जो कि ट्रांस हिमालय कौन सा हिमालय आप कहेंगे? ट्रांस हिमालय व उत्तर के विशाल मैदान के मध्य स्थित है। मध्य में आप कहेंगे ये स्थित है। इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तरफ लिखेंगे आपका वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इसका ओलिगोशीन युग में निर्माण, इसका मायोशीन इसका प्लायोसीन युग में आप कहेंगे निर्माण। यह ट्रांस हिमालय व लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यह वृद्ध हिमालय व शिवालिक के मध्य स्थित है। यह लघु हिमालय व विशाल मैदान के मध्य स्थित है। यह आप कहेंगे यह इंडो-सांगपो सच्चर जोन, ये इंडो-सांगपो सच्चर जोन से ट्रांस हिमालय से तथा MCT के द्वारा लघु हिमालय से
हिमालय से अलग होता है। ये सतत है। ये आपके MCT से, महान हिमालय से तथा MBF से शिवालिक से अलग अलग होता है। क्या होता है? MBT और MCT से अलग होता है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? यह है MBF से लघु हिमालय से तथा HFF से विशाल मैदान से अलग होता है। से क्या होता है? आप कहेंगे अलग होता है। इसके बाद आपका दूसरा पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आपके किसका वर्णन कर देंगे? आप कहेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो लिखिए उत्तर के विशाल मैदान के बाद बारे में। शिवालिक व प्रायद्वीपीय पठारी भाग के मध्य 3200 किलोमीटर की लंबाई 150 से 450 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसका निर्माण क्वाटरनरी कल्प के प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। यह भारत का सबसे नवीन भौतिक विभाग, यह भारत का आपका सबसे नवीन भौतिक विभाग है। इसकी गहराई 1000 से 2000 मीटर है। हिमालय व प्रायद्वीपीय पठारी भागों से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। एक तरफ आप कहेंगे बाबर मैदान, दूसरी तरफ आपके तराई मैदान, तीसरी तरफ आपके बांगर मैदान, चौथा आपका खादर मैदान।
एक तरफ आपका पंजाब का मैदान, दूसरा आपके कौन सा राजस्थान का मैदान, तीसरा आपका ऊपरी गंगा का मैदान, चौथा आपका मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, उसके बाद आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान, कौन सा मैदान? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये आपके कौन सा, आप कहेंगे भू आकृतिक प्रदेश में हमने विभक्त किया और दो प्रभेदी के आपके संरचना और इसके उच्चावच की विस्तृत आपने क्या कर दिया, आपके वर्णन कर दिया है। तो इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, जहाँ से आपके क्या है नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन के अंतर्गत की है। फिर आपका क्या AW प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? कौन सी AW प्रकार की क्लाइमेट? तो इसका आपके डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपके AW प्रकार की क्या है, आप कह देंगे क्लाइमेट है। कैसी है? तो आपके इस डायग्राम के अंतर्गत हमने AW प्रकार की जो क्लाइमेट है उसके बारे में क्या है विस्तार दिया है। अब इसके बारे में लिख दिए कि इस प्रकार की जलवायु AW प्रकार की जलवायु गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र को छोड़कर आंतरिक भाग, यहाँ पे आपके क्या है इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या है? इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे आपके वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, इसमें आपके सवाना तुल्य
सवाना तुल्य जलवायु की इसमें आपके सवाना तुल्य जलवायु की विशेषता पाई जाती है। कैसी? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई, जो सवाना तुल्य जलवायु है उसकी विशेषता यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे आपके पतझड़ी वन पाए जाते हैं। कौन से? यहाँ पर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि AW प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ऐसा RS मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2 नंबर में पूछा जा सकता, 5 में पूछ लिया। फ्लिकी RS मेंस क्वेश्चन बैंक में 7500 क्वेश्चन हैं, जो 24 सब्जेक्ट के जो भी आपके 315 टॉपिक करंट अफेयर सहित हमने इसमें फ्रेम करे हैं, उसमें जो आपके 7500 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर 4 को भी, हिंदी इंग्लिश को भी हमने कवर करा है। तो अभी आपके चारों के चारों पेपर कवर हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतने आइडियाज मिल जाएंगे और इनिशियली आपको इतने सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जिससे भी आपके लिए ये पता रहेगा कि ये चीज़ें आ सकती हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कंप्लीट तैयारी का पूरा पैकेज बना है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। पढ़ाई करिए फ्लिकी क्वेश्चन बैंक के साथ। धन्यवाद। क्या है क्वेश्चन? जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि के 5 प्रभाव लिखिए आपके, यानी 5 अंक 50 शब्दों में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? राइट 5 इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपके जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, इससे आपका क्या है अभिप्राय है? तो आप कहेंगे किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आपके क्या है? जनसंख्या वृद्धि लिखिए, किसी स्थान विशेष में एक निश्चित समय में समय के दौरान जनसंख्या के आकार में वृद्धि, आपके जनसंख्या के आकार में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि 3 कारकों से प्रभावित होती है, यथा नंबर 1 आपके जन्म दर से प्रवास के द्वारा। फिर आपके जनसंख्या वृद्धि के 5 आपके, ये तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि की आपके क्या हो गई, आप कहेंगे परिभाषा हो गई, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हो गई। अब देखिए, जैसे भारत में 1901 में 23.1 करोड़
वृद्धि दर से 1921 में आपके 25.1 करोड़ हो गई। वहीं 1981 में आपके कितनी थी, तो आप कहेंगे 68.33 कितनी थी आपके भारत के अंतर्गत 68.33 करोड़ जनसंख्या थी, जो कि आपके 1.64 जो कि वृद्धि दर से 2011 में 121 करोड़ हो गई। एक 121 करोड़ जनसंख्या कितनी हो गई भाई, आप कह देंगे 121 करोड़ आपके जनसंख्या हो गई है। कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 121 करोड़ आपके इसके अंतर्गत जनसंख्या हो गई है। फिर आपके जनसंख्या वृद्धि के आपको प्रभाव बताने हैं। आपको क्या बताने हैं, आप कहेंगे जनसंख्या वृद्धि के आपके इसके अंतर्गत प्रभाव क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। दूसरा आपके प्रमुख कारक क्या है, तो आप कहेंगे भौतिकतावादी संस्कृति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन को क्या मिलता है, आप कहेंगे भौतिकतावादी आपके भौतिकता संस्कृति के कारण इसको बल मिलता है। खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने के लिए रासायनिक व कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि होने के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर आपके नियोजित शहरीकरण पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगता है, जिससे जो आपका शहरी ढांचा होता है, शहरी ढांचा फेल हो जाता है तथा पर्यावरणीय
समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। फिर आपका क्या है, लास्ट आप कह देंगे इससे जनसंख्या की तुलना में रोजगार वृद्धि नहीं होने के कारण बेरोजगारी में क्या होती है, आप कहेंगे वृद्धि होती है। तो ये आपका क्या है, प्रश्न हुआ है। कौन सा? इस प्रश्न को देखिएगा, ये आपके किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखा पहले, उसके बाद में हमने क्या आपका जो पैटर्न है उस पैटर्न का क्या क्या अध्ययन किया है, फिर आपके इसके कौन कौन से आपके जो कारक है उसके बारे में हमने बातें की। फिर आपके भारत के अंतर्गत किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है तो उसको भी हमने क्या अध्ययन किया है, और जनसंख्या वृद्धि के आपके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में हमने क्या है अध्ययन किया 5 पॉइंटों के रूप में आपके सामने। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? तो लिखो लिंगानुपात के बारे में। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह किसी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है तथा भारत में ग्रामीण लिंगानुपात 949 तथा एवं शहरी लिंगानुपात 929 है। कितना है? तो आप कह देंगे 929 है आपका। तो आपके लिंगानुपात से आप क्या समझते हो, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंतर्गत आंकड़ों के साथ में आपके सामने लिख दिया है कि भाई लिंगानुपात से हम ये समझते हैं। लोहा अयस्क की किस्मों का संक्षिप्त विवरण दीजिए व भारत में लोहा अयस्क के वितरण व उत्पादन के बारे में बताइए। तो आपको किसके बारे में, आप कहेंगे लोहा अयस्क के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो लोहा अयस्क है इसके बारे में। तो आपके सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोहा अयस्क की किस्में। अब आपके ये किस्में कितनी होती है? तो आप कहेंगे ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये 4 प्रकार की आपके लोहा अयस्क की किस्में होती है। सबसे पहला आपका मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा, दूसरा आपके कौन सा हेमेटाइट प्रकार का लोहा, और तीसरा आपके लोहा कौन सा है? तो आप कहेंगे लिमोनाइट प्रकार का लोहा, और चौथे नंबर पे आपके लोहा कौन सा आता है? तो आप कह देंगे सिडेराइट प्रकार का लोहा। कौन सा? आप कह देंगे सिडेराइट प्रकार का लोहा आता है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है? याद करना है। सिडेराइट प्रकार के लोहे के बारे में भी आपको क्या करना है? तो आप कहेंगे याद करना है। तो सबसे पहला आपका क्या है,
इसके बारे में लिख देते हैं अलग अलग आपके क्या क्या नाम हैं। किस्म, सबसे पहली किस्म आपके मैग्नेटाइड। अब मैग्नेटाइड के अंतर्गत क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसमें आपके इसमें लोहांश की मात्रा 70% से अधिक होती है। इसमें आपके लोहांश की मात्रा क्या होती है, तो आप कहेंगे 70% से अधिक होती है। यह है काला लोहा होता है, इसका रंग आपके काला होता है तथा यह चुंबकीय व्यवहार आपका प्रदर्शित करता है। क्या करता है, आप कहेंगे यह चुंबकीय व्यवहार आपका प्रदर्शित करता है तथा यह सर्वोत्तम किस्म का ये आपके क्या है, आप कहेंगे सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क है। ये आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आप कहेंगे आपके धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अंतर्गत आपका ये पाया जाता है। किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आप कहेंगे हेमेटाइड। इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% के मध्य पाई जाती है। इसमें आपके लोहांश की मात्रा आपके 60 से 70% के मध्य पाई जाती है। कितनी, आपके 60 से 70 के मध्य पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है तथा भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क हेमेटाइड प्रकार का है। भारत के अंतर्गत आपका सर्वाधिक लोहा कैसा है, तो आप कहेंगे हेमेटाइड प्रकार का है। कैसा है भाई, आपका हेमेटाइड प्रकार का है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अंतर्गत पाया जाता है। तीसरा आपका लिमोनाइट। तो लिमोनाइट आपके क्या हैं, तो लिखेंगे लिमोनाइट के बारे में, यह आपके इसमें लोहांश की मात्रा
40 से 60% के मध्य पाई जाती है। कितनी आपके लोहांश की मात्रा आपके इसका रंग, इस लोहा अयस्क का रंग इस आपके लोहा अयस्क का रंग कैसा होता है? तो आप कहेंगे इस लोहा अयस्क का रंग आपके पीला होता है। कैसा होता है भाई? पीला होता है। रानीगंज भारत में इसका खनन सर्वप्रथम रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल में किया गया। आप कहेंगे सिडेराइट। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? सिडेराइट। अब इसमें लिखेंगे ये निम्न गुणवत्ता का, इसमें आपके लोहांश की मात्रा इसमें आपके लोहांश की मात्रा 40% से कम पाई जाती है। यह निम्न गुणवत्ता का, यह आपके निम्न गुणवत्ता का आप कहेंगे लोहा अयस्क है। यह आपके क्या है? आप कह देंगे निम्न गुणवत्ता का आपके लोहा अयस्क है। इसको याद रखना है। कैसा है? तो आप कहेंगे यह आपके निम्न गुणवत्ता का लोहा अयस्क है। इसमें आपके इसका खनन आर्थिक रूप से इसका खनन आपके आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं, इसका खनन आपके लाभकारी नहीं होता है। इसमें चूने की अशुद्धियां इसमें आपके क्या है? चूने की अशुद्धियां शामिल होती है। क्या होती है भाई? आपके सिडेराइट के अंतर्गत चूने की अशुद्धियां आपके शामिल होती है। क्या होती है? तो आप कहेंगे जो चूना है उस चूने की अशुद्धियों को इसके अंतर्गत क्या ज़्यादा है, इसीलिए आपके क्या निम्न किस्म का है। क्या है? आप कह देंगे ये निम्न किस्म का है। भारत में लोहा अयस्क का वितरण, भारत में लोहा अयस्क का वितरण क्या है? भारत में लोहा अयस्क का वितरण। तो हेमेटाइट के प्रमुख भंडार आपके हेमेटाइट लोहा है, इसके आपके प्रमुख भंडार कहाँ कहाँ पे है? तो भारत में लोहा है, इसका आपका वितरण हेमेटाइट के प्रमुख भंडारों में उड़ीसा 33%। फिर आपके कौन सा है? आप कहेंगे झारखंड। झारखंड आपके 26%। उड़ीसा के अंतर्गत आपका कितना? 33%। झारखंड 26, छत्तीसगढ़ आपके 18%। छत्तीसगढ़ हो गया। असम के अंतर्गत भी ये लोहा निकाला जाता है। कौन सा? हेमेटाइट वाला लोहा। असम के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र
यहाँ पे आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत इस प्रकार का आपके लोहा निकाला जाता है। इसके बाद में आपके कौन से हैं, मैग्नेटाइट के प्रमुख भंडार, मैग्नेटाइट के आपके प्रमुख भंडार, आपके मैग्नेटाइट के आप कह देंगे जो ये मैग्नेटाइट है इसके आपके भंडार कहाँ कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कर्नाटक में आपके 73%, आंध्र प्रदेश में आपके 14%, फिर आपके कहाँ पे है, राजस्थान के अंतर्गत है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और आपके राजस्थान में है। फिर तमिलनाडु, गोवा, ये क्षेत्र हो गए। इसके बाद आपका कौन सा है, आप कहेंगे अब प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो आप कहेंगे झारखंड, कौन सा, आपके झारखंड, झारखंड के अंतर्गत आपके कहां पे मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड में आपके डाल्टनगंज और आपके शिवभूमि में नोआ मंडी। और पलामू में आपका डाल्टनगंज, शिवभूमि में आपके नोआ मंडी, पलामू में आपके कौन सा है, आप कहेंगे डाल्टनगंज है। फिर आपके कर्नाटक, उसके बाद दूसरा कौन सा है, आप कहेंगे कर्नाटक, कर्नाटक में आपका चिकमंगलूर, केमानगुडी, बेलारी, कहां पे आपका चिकमंगलूर, बेलारी, केमानगुडी, हासपेट, क्षेत्र। फिर आपके तीसरे नंबर के ऊपर आपका कौन सा है क्षेत्र, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, कुर्नूल हो गया, गंटूर हो गया, कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे कुर्नूल है, गंटूर है। नेल्लोर है, अनंतपुर, ये आपके क्षेत्र आगे कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। और 4 नंबर के ऊपर आपका किसका है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के अंतर्गत चंद्रगिरी, रत्नागिरी और आपका सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग बेल्ट। फिर आपके महाराष्ट्र के बाद में आपका कौन सा, तमिलनाडु, सेलम हो गया, तिरुचिल्लापल्ली हो गया, और आपका कोयम्बटूर हो गया, और आपका मुद्रे,
ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आपके शामिल किए गए हैं। फिर आपके 6 नंबर के ऊपर आपके तमिलनाडु के बाद आप कहेंगे राजस्थान। तो राजस्थान के अंतर्गत आपके सीकर है, अलवर, उदयपुर, दौसा, जयपुर, इन जिलों से आपके क्या है लोहा अयस्क निकाला जाता है। उसके बाद आपके 7 नंबर के ऊपर आपके कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का आपके कौन सा मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का आपके मिर्जापुर बेल्ट है, इसके अंतर्गत आता है। और 8 नंबर के ऊपर आपका कौन सा है, आप कहेंगे 8 हिमाचल प्रदेश। इसके अंतर्गत आपका कांगड़ा और गड्डी मंडी। कांगड़ा और आपका मंडी। गुजरात का आपके भावनगर, गुजरात का क्या है, तो आप कहेंगे भावनगर है, जूनागढ़ है और वडोदरा। भावनगर, जूनागढ़ और आपका वडोदरा क्षेत्र है। कौन सा, वडोदरा क्षेत्र है। तो ये आपका क्या हुआ, क्वेश्चन पूरा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि लोहा अयस्क की किस्मों का आपके क्या है संक्षिप्त में विवरण देना था। किसका, लोहा अयस्क की आपके जो किस्में हैं वो 4 प्रकार की किस्में हैं, उसका आपको विस्तृत संक्षिप्त में विवरण देना था। और इस विवरण के बाद में भारत में आपके लोहा अयस्क का वितरण और उत्पादन के बारे में आपको क्या है बातें करनी थी। 10 अंक के अंतर्गत आपके 100 शब्दों में पूछा गया था। कितने में, 10 में आपके 100 शब्द। ये क्या है, गिव द ब्रीफ आपके काउंट ऑफ टाइप्स ऑफ आयरन ओयर एंड टिल अबाउट द आपके डिटेल्स एंड प्रोडक्शन इन आयरन ओयर इन इंडिया। तो लोहा अयस्क की आपके सबसे पहले हमने किस्मों का देखा, मैग्नेटाइट किस्म आती है। दूसरे नंबर के ऊपर हमने किसको देखा, आप कहेंगे हेमेटाइट किस्म है। इसके बारे में हमने विवरण को जाना कि भाई पहले मैग्नेटाइट क्या होता है, फिर दूसरे पे आपके क्या हेमेटाइट के बारे में आपके क्या क्या बातें हैं। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में जाना। फिर आपके क्या है लिमोनाइट। तो तीसरे नंबर पे हमने लिमोनाइट का आपकी विशेषताओं को देखा कि भाई लिमोनाइट क्या है। चौथे नंबर पे आपके सीडेराइट के बारे में क्या क्या बातें हो रखी है। और फिर हमने भारत के अंतर्गत आपके लोहा अयस्क के वितरण की बातें की। किसकी, भारत में आपके लोहा अयस्क का आपका वितरण कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमने हेमेटाइट के भंडारों की बात की थी कि हेमेटाइट प्रकार का आपका प्रमुख लोहा अयस्क है वो आपके उड़ीसा में 33% पाया जाता है। फिर आपके झारखंड में 26%, छत्तीसगढ़, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत पाया जाता है। ये बातें की। इसके बाद में हमने किसके मैग्नेटाइट के भंडार देखे। कहाँ पे मैग्नेटाइट, ये आपके कर्नाटक में सर्वाधिक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, असम, बिहार, ये क्षेत्र आते हैं। फिर आपके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में देखा झारखंड के अंदर आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का नोवा मंडी। कौन सा, आप कहेंगे सिंहभूम का नोवा मंडी हो गया। पलामू का डाल्टनगंज हो गया। चिकमंगलूर, बेलारी, कमानगुडी, हासपेट आपके कर्नाटक का है। आंध्र प्रदेश कुर्नूल, गुंटूर, नेल्लोर, अनंतपुर है। और महाराष्ट्र का आपके क्या है चंद्रगिरी है, रत्नागिरी है। कौन सा, महाराष्ट्र का आपका चंद्रगिरी, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग है। तमिलनाडु का आपका सेलम है, तिरुचिल्लापल्ली है, कोयम्बटूर है और मुद्रे है। राजस्थान में आपका सीकर है। क्या है, आप कहेंगे सीकर है, अलवर है, उदयपुर है, दौसा और जयपुर है। और उत्तर प्रदेश का आपका मिर्जापुर क्षेत्र आता है इसमें। हिमाचल प्रदेश में आपका कांगड़ा और मंडी से आपके क्या लोहा निकाला जाता है। गुजरात का आपका भावनगर, जूनागढ़ और वडोदरा है। और केरल का आपका कोझिकोड है, यहाँ से आपके क्या है लोहे को निकाला जाता है। तो लोहा उत्पादन के ये आपके प्रमुख क्षेत्र है। इनको आपको क्या करना है, याद करना है। लोहा अयस्क के आपके प्रमुख उत्पादन